आ जाओ भैया, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। हालांकि इसमें नई एनसीईआरटी में सिर्फ पॉपुलेशन पार्ट है, लेकिन मैंने ऑर्गेनिजम्स भी ऐड कर दिया है और इसके कुछ पीवाईक्यू भी ले लिए हैं। पता नहीं भाई किस्मत किसकी कितनी खराब निकल जाए, क्वेश्चन आना हो तो ऑर्गेनिज्म से आ भी जाए। बैच में भी इसीलिए पढ़ा दिया था और आपका पूरा का पूरा यहां पर भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अब थोड़ा इज्जत से इतनी धुनाई ठुकाई कुटाई हो चुकी है कि अब तो भैया आराम से एक आधा सवाल अच्छा दे देना मुझे, आराम से पोल लगा देता हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल को करना, और मुझे पता है तुम कम से कम 90% लाकर अपना नाम रोशन कर दोगे, खुद का नाम रोशन कर दोगे, मेरा मत करो भाई कुछ, है ना। तुम अपना खुद की इज्जत बचा लो अभी। Which one of the following statement cannot be connected to predation? predation के लिए कौन सी बात एकदम गलत है, गंदी बात कौन सी है, गंदी बात, गंदी 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 बात कौन सी है, फटाफट बताइए। It necessitates by nature to maintain ecological balance। भाई कई लोग ज्यादा फुदक रहे होंगे तो पिताजी को आके चार चार चमाट मारने पड़ेंगे, तो प्रीडेटर आकर के प्रे को औकात में रखता है, उनकी पॉपुलेशन को ओवरग्रो नहीं होने देता। इट मेंटेन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, बिल्कुल, क्योंकि एक जगह रिसर्च हुई थी नदिया किनारे, पिजास्टर स्टारफिश वहां से रिमूव कर दी गई थी, तो पिजास्टर स्टारफिश जिनको खाता था, इन्वर्टिब्रेट्स को खाता था, साइंटिस्ट को ऐसा लगा वो सब तो मौज मस्ती करेंगे, एक्चुअल में खुद में लड़ लड़ के मर गए। जैसा कि आपके घर पे भी होता होगा, मेरे घर पे तो होता है, जैसे कि मम्मी पापा बाहर गए हैं शॉपिंग करने, कभी सब्जी लाने, कभी दूध लाने, और उस टाइम तक पीछे से हम तीनों भाई बहन एकदम टूटे फूटे बैठे रहते थे। किसी की आंख लाल हो रखी है ना, चोटी फाड़ करके बाल ऐसे उजड़े हुए हैं अलग से ही, है ना, दूसरी साइड कलम निकली हुई है बालों की, हाथ किसी का टुंडा हो रखा है, किसी की शर्ट फटी हुई है ना, शर्ट का बटन पैंट पे आ गया, पैंट का बटन शर्ट पे आ गया, है ना, पैर कंधे पे आ गया, एक दूसरे को ऐसे गांठ मार के बैठा रखा है ना, हाथ पैर उल्टे टेढ़े मेढ़े करके WWE खेली जा रही है। तो इसीलिए पिताजी का होना बहुत जरूरी है। प्रेडेटर नहीं होगा तो प्रे मस्ती करने लग जाएंगे। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ये वर्ड देखो, इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन, कभी ओवर ईट कर ले कोई तो एक्सटिंक्शन हो सकती है, हालांकि इसको अभी छोड़ देते हैं, हो सकता है इससे गंदी कोई स्टेटमेंट मिल ही जाए। बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, नहीं भैया, ये जो आपकी इंटरेक्शन है ये प्लस माइनस है, इसमें शिकारी जो है इसको खाना मिल रहा है, शिकार की मौत हो जा रही है, एक को फायदा है एक को नुकसान है, तो ये बात जो है ये आपकी एकदम गलत हो जाएगी, तो ये हम अभी के लिए सही मान लेते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ये तो एकदम पक्की पक्की गलत बात है। आ जाओ भैया जी, 50%। छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, है ना, 50 भी उतना अच्छा नहीं है पर ठीक है। चलो, While explaining interspecific relationship, population प्लस जो है इसका मतलब है फायदा, नेगेटिव का मतलब है नुकसान, जीरो का मतलब है नो फायदा नो नुकसान। Which of the following interaction can be assigned as प्लस, एक को फायदा है, एंड माइनस दूसरे को नुकसान है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का नुकसान होता है, नेगेटिव नेगेटिव। प्रीडेशन में क्या होता है, एक का फायदा शिकारी का और शिकार की जान चली जाती है। अमेंसलिज्म में एक का घाटा होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। कमेंसलिज्म में एक का फायदा होता है दूसरा न्यूट्रल रहता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रीडेशन। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रीडेशन। प्लस माइनस ढूंढना है, बहुत बेसिक सा सवाल है ना। आगे बढ़ो। इफ 8 ड्रोसोफिला, आराम से करो भैया, न्यूमेरिकल है, बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है। इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, द डेथ रेट इन पॉपुलेशन इज डैश इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। पर ड्रोसोफिला पूछा है, पर वीक, तो टाइम तो सेम दे रखा है, यहां भी ऊपर वीक में, यहां भी ऊपर वीक में। इन्होंने कहा कि 8 ड्रोसोफिला मर गई 80 में से, है ना। तो आपका एक ड्रोसोफिला के कंपैरिजन में कितनी मौत हुई, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे 1/10, यानी आप इसको प्यार से लिख दोगे क्या, 0.1। 0.1 डेथ हुई पर ड्रोसोफिला पर वीक, तो उत्तर क्या हो जाता है, 0.1। आप रेशियो में निकालते हो, परसेंटेज अगर कोई बोले तो 10 में निकाल दो, परसेंटेज अगर कोई बोले तो 10 में निकाल दो, अभी तो रेशियो है 97। अरे वाह, आता तो है भाई, है ना भाई, आता तो है, कुछ कुछ आता तो है। चलिए, सिंपल सा सवाल है, कोई भी ऐसे सवाल दे, आपके जितने मरे हैं जितने पैदा हुए हैं अपॉन जो इनिशियल नंबर आपको दे रखा है, दैट विल बी योर आंसर। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism of competing species might have evolved for their survival? कंपटीशन होता है नेचर में, सिमिलर स्पीसीज जो होती हैं, एक जैसी स्पीसीज जो होती हैं, जो सेम मटेरियल को खाना पसंद करती हैं, सिमिलर स्पीसीज लड़ती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, है ना। अगर एक ही कुरकुरे का पैकेट है और तुम और तुम्हारी बहन दोनों घर पे हो तो मारधाड़ हो जाएगी भैया,
है ना, गुथम गुथाई हो जाएगी उतनी सी बात पे तो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और आधा आधा बांट कर तुम खाओगे नहीं, दोनों को पूरा पैकेट चाहिए तो कंपटीशन हो जाएगा, तो दोनों में से एक को ही मिलेगा, है ना। तो यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, सिमिलर स्पीसीज है, लेकिन आपका मैक आर्दूर साहब ने कहा कि भैया वार्बलर पे इन्होंने रिसर्च करी, इन्होंने बताया कि जब कई सारी स्पीसीज आपकी एक ही इलाके में आकर खाना खाने की कोशिश करती है तो एक्चुअल में वो एक दूसरे को एक्सटिंक्ट नहीं कर रही होती, वो क्या कर लेती हैं, बंटवारा कर लेती हैं। वो कहते हैं कि लड़ भिड़ के कोई फायदा नहीं है, मैं सुबह खाना खा लूंगा, कोई दोपहर में खा लेगा, कोई शाम को खा लेगा, जिससे हम सब जिंदा रह सके, सब फल फूल सके। इसे रिसोर्स पार्टीशनिंग यानी रिसोर्सेज का बंटवारा कहा जाता है, कि जो है हमारे पास उसको मिल बांट के खा लेंगे। जैसे आप अपने परिवार में खाते हो तो सभी सुखी, सभी संपन्न, सभी खुश रहते हो, वैसा ही नेचर में यानी प्रकृति में भी होता है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब आपने अपने कंपटीशन को रिलीज कर दिया। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप आते थे क्लास में सेकंड, एक लड़का है राहुल, वो आता था क्लास में फर्स्ट। अब राहुल जा रहा है स्कूल छोड़कर, तो आप क्या आने लगे, अगले दिन से फर्स्ट आने लगे। क्या आपने अंदर कोई बहुत तगड़ा बदलाव कर लिया आपने, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट आने लगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था वो रिमूव हो चुका है, कंपटीशन रिलीज हो चुका है। सिमिलरली यहां पर बर्नैकल बेलेनस होता है जो कि आपका सुपीरियर होता है, ये फर्स्ट आता है, और यहां पर बर्नैकल कैथमेलस होता है जो क्या होता है भैया जी, सेकंड आता है। तो एक एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला कि जब बर्नैकल बेलेनस को हटा दिया जाता है एक जगह पे से, तो बर्नैकल कैथमेलस इसकी जगह ले लेता है, मौज मस्ती करने लग जाता है, अपने पिताजी का अड्डा समझता है इस जगह को जो पहले बर्नैकल बेलेनस की थी। यानी जब फर्स्ट पोजीशन वाला ऑर्गेनिज्म हटेगा तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाएगा, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली सेकंड आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से चीजें होती हैं, इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाता है। अमेंसिलिज्म क्या होता है? अमेंसिलिज्म मैंने अभी बताया, एक स्पीसीज को नुकसान और एक स्पीसीज न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल फंगस बनाता है पेनिसिलिन और उसके आसपास जो बैक्टीरिया आता है वो मर जाता है, क्योंकि पेनिसिलिन बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन को लाइज करता है। यानी अल्टीमेटली फंगस का तो काम है, पेनिसिलियम का तो काम है पेनिसिलिन बनाना। अब बैक्टीरिया उसके पास आ रहा है तो मरेगा ही, वो अपने नेचर को थोड़ी चेंज कर लेगा। भाई तुम्हें पता है सांप जहरीला होता है, काटता है, डंक मारता है तो अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है, तो तुम क्यों जाके उसके आगे भगड़ा कर रहे हो? वो तो अपना फल लेकर के बैठा है ना, वो तो काट ही देगा, तो गलती तुम्हारी है। तो यहां पर बैक्टीरिया जो है उसके लिए नेगेटिव है, लेकिन फंगस के लिए इट इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि उसका तो काम ही है। बैक्टीरिया की मौत से उसको कोई दुख नहीं हुआ, अफसोस नहीं हुआ कि सॉरी भैया गलती से आपकी जान निकल गई, अब से मैं पेनिसिलिन नहीं बनाऊंगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बनाता है, उसकी लाइफ साइकिल का पार्ट है, उसके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, वो तो बनाएगा, है ना। तो यहां पर नेगेटिव जीरो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज होती है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है ये, राइट। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। e रिप्रेजेंट, e क्या होता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जिसकी पावर, जिसकी इक्वेशन में वैल्यू क्या होती है? 2.7 के आसपास होती है। बेस ऑफ ज्योमेट्रिक लॉगरिथम, बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉग, है ना, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ये है आपका ln, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ये आपका सबसे करेक्ट बात है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। आओ भैया जी, आओ भैया, कुछ खेला खेला हो जाए, आ जाइए भैया फटाफट। एलन रूल क्या कहता है बताइए? एलन रूल क्या कहता है? या और कोई देख लो, बिहेवियरल एडेप्टेशन, डेजर्ट लिजर्ड। भाई जब इसको गर्मी लगती है तो छांव में चली जाती है, जब ठंडी लगती है तो धूप में बैठ जाती है, सन बास्किंग स्टार्ट कर लेती है, यानी अपने बिहेवियर से अपने आप को ठंडा गर्म रख सकती है। तो सी का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। सी का क्यू हो जाएगा। 2 एलिमिनेशन हमने यहां पर कर दी, है ना। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, कंगारू रैट। कंगारू रैट में आपका डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए आपका क्या बनता है? आपका यहां पर कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, तेजाब जैसा पेशाब बनता है, कंसंट्रेटेड यूरिन। पानी इसमें बिल्कुल कम होता है ना, एकदम यहां पर एसिड जो है वो छोड़ा जा रहा होता है। और यहां पर कंगारू रैट खुद ही बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से अपने अंदर क्या बना लेता है? पानी बना लेता है। तो पानी इसके अंदर खुद भी ज्यादा होता है, तो इसको बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका? बी का पी हो जाता है। बी का पी हो जाता है। बी का पी यहां पर है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? 4th हो गया, है ना। एलन रूल क्या हो गया आपका? पोलर सील हो गया। एंड आपका बायोकेमिकल एडेप्टेशन, मैराइन फिश एट डेप्थ। अगर डेप्थ पे आपको सरवाइव करना है तो आपके पास ऐसे प्रोटीन्स होने चाहिए जो प्रेशर रेजिस्टेंट प्रोटीन है। डेप्थ पे हो तो डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो आपको प्रेशर रेजिस्टेंट प्रोटीन चाहिए।
है ना। और एलन रूल क्या कहता है, एलन रूल कहता है कि अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हो तो आपके हाथ पैर कान छोटे छोटे होने चाहिए जिससे आप हीट लॉस को बचा सको। तो सील जो है इसके कान छोटे होते हैं, बॉडी एकदम बड़ी होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, एकदम 4 हो गया, 4 हो गया उत्तर 77%। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। असर्शन रीजन करना है। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड, ऊपर जाता है, पहाड़ पे चढ़ता है, एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस, बीमार होने लग पड़ता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, हार्ट पाल्पिटेशंस, धड़कन बढ़ जाती है, जी मिचलाता है, वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है ना, डिजी फील करता है। रीजन क्या है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, ऊपर जितनी ऊंचाई पे जाओगे सही है। एट हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, दोनों बातें आपकी क्या है, एकदम करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों सही है और एकदम एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, एकदम सही बातें हैं दोनों और रीजन एकदम मैच कर रहा है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मेरी मौत होगी या मेरा जन्म हुआ है, तो अ इंडिविजुअल हैज बर्थ और डेथ, लेकिन एक पॉपुलेशन के पास बर्थ पर कैपिटा और डेथ पर कैपिटा होती है। कितने लोगों पे कितने लोग पैदा हुए, गांव था उसमें 1000 लोग थे, 10 लोग और पैदा हुए, तो 10 लोग पैदा हुए 1000 लोगों पर, यह है बर्थ पर कैपिटा। 5 मौतें हुई 1000 लोगों पर, दैट इज डेथ पर कैपिटा। एंड पॉपुलेशन में होता है सेक्स रेशियो, कितने मेल कितने फीमेल, ये सारी चीजें होती हैं यहां पर। नेटेलिटी, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, मोर्टेलिटी, कितने लोग मर रहे हैं, सेक्स रेशियो आपका कितने मेल हैं कितने फीमेल, स्पीसीज इंटरेक्शन, ये आपके स्पीसीज इंटरेक्शन पॉपुलेशन का डायरेक्ट एट्रीब्यूट नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आ जाओ भैया फटाफट, रिलेशनशिप बतानी है आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म की। ऑर्किड और ट्री, ऑर्किड मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, मैंगो ट्री से कुछ खींचता नहीं है, तो मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंगो ट्री आपका मदमस्त रहता है, लेकिन ऑर्किड का फायदा हो जाता है, उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये क्या है आपका, कमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म है। डी का पी हो जाएगा, डी का पी हो जाएगा, एक ही जगह पर है तो उत्तर ही मिल गया। लेकिन आगे और सॉल्व कर लेते हैं। माइकोराइजा और प्लांट क्या है ना, यानी फंगस और प्लांट में क्या दोस्ती है आपकी, म्यूचुअलिज्म है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होते हैं। हर्बीवोर और प्लांट, हर्बीवोर प्लांट को खा जाता है, तो एक प्रकार से क्या है, प्रेडेशन है, शिकार कर रहे हैं हम भी किसका, फसलों का। शीप और कैटल, भाई गाय भैंस और भेड़ क्या है, कंपटीशन है, क्योंकि सेम घास के लिए लड़ाई चल रही है, मारधाड़ चल रही है। तो सी का एस एकदम यही ऑप्शन पहला मैच कर रहा है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। द इंपैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी इज, आराम से देखिए, यह है पॉपुलेशन डेंसिटी एन, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी एन, पॉपुलेशन डेंसिटी एन है। अगर किसी की बर्थ हो रही है, यानी नेटेलिटी, बर्थ हो रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्लस हो रही है पॉपुलेशन। अगर किसी की डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन घटेगी, अगर किसी की डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन घटेगी, घटेगी। अगर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब इनसाइड आना, आई मतलब इनसाइड, अगर इमिग्रेशन हो रही है तो आई का मतलब इनसाइड आ रहे हैं लोग, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ई माइग्रेशन मतलब एग्जिट ले लेना, बाहर का रास्ता देख लेना, तो ई माइग्रेशन क्या होती है, एग्जिट हो जाती है, तो पॉपुलेशन घटेगी। तो इमिग्रेशन में क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, एकदम करेक्ट बात है। मैच द कॉलम। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, जैसे कि फंगस, तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। पैरासाइट, जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह सकता है, लिविंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, करेक्ट है। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, आपका लाइकन हो गया। माइकोराइजा क्या हो गया, प्लांट रूट का और फंगस का एसोसिएशन। तो डी का हो जाएगा पी, डी का हो जाएगा पी, एक ही जगह पर है, डी पी को मार्क कर देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। सी का आपका एस हो जाएगा, बी का आर हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, सारे के सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, नेटैलिटी रेफर्स टू, नेटैलिटी मतलब बर्थ होना, बर्थ पर कैपिटा इज नेटैलिटी। एक इलाका जहां पर 1000 लोग थे, वहां पर 10 लोग और पैदा हो गए, यानी 10 लोग 1000 लोगों पे पैदा हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेटैलिटी रेट। तो यहां पर बर्थ रेट को क्या कह रहे हैं हम, नेटैलिटी कह रहे हैं, है ना।
जो लोग एक जगह को छोड़कर जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ई माइग्रेशन, ई फॉर एग्जिट, जो लोग एंटर कर रहे हैं एक जगह पर, इन हो रहे हैं, आई फॉर इमिग्रेशन, डेथ रेट यानी मॉर्टेलिटी, मरना, एम फॉर मरना, एम फॉर मॉर्टेलिटी, बर्थ रेट, नेटेलिटी, उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। Which one of the following plant shows very close relationship with species of moth where none of the two can complete their life cycle? जीना मरना साथ साथ किनका है? एक मोथ है जिसका नाम है क्या? प्रोनुबा मोथ। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। ये मोथ जो है इसका नाम है प्रोनुबा मोथ, और प्रोनुबा मोथ आपका किसके साथ दोस्ती कर लेता है? प्रोनुबा मोथ दोस्ती कर लेता है आपका कौन से प्लांट के साथ? यक्का प्लांट के साथ दोस्ती कर लेता है। क्या बोलता है? इस दोस्ती की शर्त क्या है? प्रोनुबा मोथ कहता है यक्का मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे फूल के अंदर अपने बच्चों के अंडे रखकर जाऊंगा, उन अंडों का ख्याल रखना, और अगर गलती से वो पनप जाए तो उन्हें खाने के लिए सीड वगैरह भी दे देना, और तब तक मैं तेरे पॉलन को पहुंचा के आऊंगा फीमेल के पास, यानी तेरी अगली जनरेशन का मैं ख्याल रखूंगा और मेरी अगली जनरेशन का तू ख्याल रख। दोनों एक दूसरे पर एक एक एहसान करते हैं, और इस एहसान को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी की भाषा में म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। दोनों म्यूचुअली एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। यक्का और प्रोनुबा मोथ एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्री में, तो हर कंट्री में पॉपुलेशन कब बढ़ सकती है? जब आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग कल आने वाले कल में रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तब पॉपुलेशन बढ़ेगी। आज अगर भारत में 20 करोड़ लोग पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कल को 30 करोड़ लोग पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, तब हमारी पॉपुलेशन आपकी इंक्लिनेशन फेज में जाएगी। कई ऐसे देश हैं जैसे जापान है, तो वहां पर बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है उस ब्रैकेट में कम लोग हैं, तो आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कम ही आने वाले कल में रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव, एकदम बढ़ेगी। कल ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना। तो इन दोनों का कोई लेना देना है नहीं भैया पॉपुलेशन ग्रोथ से। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव आर इक्वल, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कल भी उतने ही करेंगे। प्री रिप्रोडक्टिव आर लेस, तो कल को जाके पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। यहां पर स्टेबल हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी? चौथे ऑप्शन में आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, घट जाएगी। हमको बढ़ाने की बात करनी है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा उत्तर हो जाएगा ए, हमारा उत्तर हो जाएगा। Which of the following population interaction is widely used in medical sciences for the production of antibiotic? कौन बना रहा था एंटीबायोटिक? पेनिसिलियम बना रहा था, पेनिसिलिन, जो कि आपका अमेंसिलिज्म दिखा रहा था। भाई मैं तो एंटीबायोटिक बनाऊंगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इतना ही खराब आदमी हूं, अगर मैं इतना ही दुष्ट लगता हूं, तो मत आओ मेरे पास। मेरी लाइफ साइकिल में जो लिख दिया है विधाता ने, मैं जिस प्रकार का मेटाबॉलिज्म करता हूं उस हिसाब से तो मैं अपना काम करता जाऊंगा। मैं तो पेनिसिलिन बनाऊंगा, मेरे पास मत आओ अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर मेरे पास आओगे तो। ऐसा बोलता है फंगस, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया नहीं मानता और अपनी जान से हाथ गवा बैठता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट, फटाफट इसमें तो पोल मारो भैया। 4 नंबर आपके सामने है साक्षात, 4 नंबर मिलेंगे इस बात को पढ़ लेने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इज, 4 एनवायरमेंटल फैक्टर आपको पढ़ने होते हैं। लाइट हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया एंड सॉइल हो गया। सॉइल को इडेफिक फैक्टर भी कहा जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से फर्स्ट नंबर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से फर्स्ट नंबर पे टेम्परेचर, और सेकंड नंबर पे है वाटर। कोई पूछ ले सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड वाटर आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं नीट के पेपर में। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। उत्तर क्या आ जाना चाहिए? सी आ जाना चाहिए। वाह, ठीक है भाई, है ना। अभी झगड़े वगड़े का टाइम है नहीं। चलो, सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी पीपीटी, यानी पार्ट पर 1000, 1000 पानी के मॉलिक्यूल पे कितने सॉल्ट के मॉलिक्यूल हैं? ये लेस देन 5 है। किसके अंदर? फटाफट पोल मार कर दो एक बार, क्योंकि 30 सेकंड मेरे को लिखने में भी लग जाएंगे। आपका अगर 0 से 5 है, बहुत कम सॉल्ट है आपका, तो इनलैंड वाटर है जो हम पीते हैं, वो है आपका इनलैंड वाटर, बिसलेरी का पानी। दूसरा अगर आप देखें तो अगर आपका 30-35 के हिसाब से रेंज कर रहा है आपका सॉल्ट, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? मैराइन वाटर हो गया, खारा पानी हो गया, सॉल्टी पानी हो गया। और अगर ये मोर देन 100 है, यानी 100 सॉल्ट के मॉलिक्यूल है 1000 वाटर के मॉलिक्यूल में, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है दोस्त। यानी 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सॉल्ट, पूरा का पूरा टाटा सॉल्ट का आपने उड़ेल दिया है, पूरा का पूरा पाउच 1 लीटर पानी में। बहुत ज्यादा सॉल्ट हो गया है, इसे कहते हैं हाइपर सैलाइन।
बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो गई है, हाइपर सैलाइन लगून में इतना होता है। ये तीनों की तीनों वैल्यू एज इट इज याद करनी होती है, असर्शन रीजन में पूछी जा सकती है। तो इनलैंड वाटर है आपका 5 के आसपास, जो कि हमें यहां पर बताया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अराउंड 90% लोगों ने कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। खतरनाक। अमंग द एल्गी, यानी सारे एल्गी में से, ग्रीन ब्राउन रेड में से, दैट इनहेबिट इन सी which is likely to be found deepest in water, पानी में सबसे ज्यादा गहराई पर कौन मिलेगा? फटाफट मार्क कर दीजिए आप चैट सेक्शन के अंदर उत्तर। कौन आपका सबसे गहराई पर मिलेगा? आपका सबसे ज्यादा गहराई पर कौन मिलेगा? रेड एल्गी। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाना चाहूंगा, है ना, बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। यह है आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब आप विबग्योर में यहां से यहां चलते हैं वॉयलेट से रेड की तरफ, तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती है जी। और आप यहां से जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी घटती है। अब यहां पर आप देखिए, ये जो रेड कलर का आपका एल्गी है, भाई आपके पास जो चीज नहीं है आपको वही तो चाहिए दुनिया से। भाई बिल गेट्स से पूछोगे पैसा चाहिए, वो बोलेगा बहुत है। क्या चाहिए? डाइवोर्स हो गया भैया, लुगाई चाहिए, है ना। तुम्हारे पास क्या है? हाँ गर्लफ्रेंड तो है, पर कल को छोड़ करके चली जाएगी। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। तुम्हारे पास जो नहीं है उसी की तो आस रखोगे। तो यहां पर रेड जो है, इसके पास रेड कलर तो है, ये क्या चाहता है? अपने उल्टे कलर चाहता है, वॉयलेट इंडिगो कलर चाहता है। जिनकी वेवलेंथ है कम से ज्यादा हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा। ये जो आपकी लाइट है, इनकी फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा, तो ये पानी में डीपली जा सकती हैं। ये लाइट पानी में डीपली जा सकती है, और रेड को यही चाहिए। तो सबसे नीचे कौन बैठा मिलेगा इन लाइट को खाने के लिए? रेड एल्गी मिलेगा भैया जी। बात समझ में आ गई सर? आ गई सर, एकदम आ गई, चमक गई, बहुत बढ़िया। एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, यानी बहुत सारे एनिमल्स, एंड नियरली ऑल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स, कैनॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको क्या कहा जाता है? अगर आप कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मैनेज कर रहे होते तो आपको रेगुलेटर कहा जाता। आप रेगुलेट कर रहे हो अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को। बाहर चाहे मैं जैसलमेर में चला जाऊं जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। चाहे मैं सियाचिन चला जाऊं -20 पे, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बिकॉज आई एम वार्म ब्लडेड, आई कैन शो होम्योस्टेसिस। मैं अपनी ऑस्मोटिक कंडीशंस को और अपने टेम्परेचर बेस्ड कंडीशंस को एकदम कांस्टेंट रख सकता हूं। लेकिन ये पावर एनिमल में बहुत कम लोगों के पास है, जैसे कि बर्ड्स के पास और मैमल्स के पास। एनिमल्स में भी सबके पास नहीं है। जैसे जैसे बाहर की कंडीशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे उनकी कंडीशंस भी, इंटरनल बॉडी कंडीशंस भी चेंज होती रहती है। ऐसे लोगों को, प्रकृति के आगे झुक जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? कन्फॉर्मर कहा जाता है। ये लड़ने में विश्वास नहीं रखते। हम तो लड़ भिड़कर अपना काम कर लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन दुनिया के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स क्यों सफल नहीं हो पाए? क्योंकि कन्फॉर्मर्स आने वाली परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही हो जाएगा। पार्शियल रेगुलेटर्स, इनमें ताकत तो है लेकिन आलसी बहुत है। जब धीरे धीरे कंडीशन चेंज होती रहती है तो कहते हैं कि हाँ बाहर जितनी ठंड है उतनी ठंड तो मेरी बॉडी भी झेल लेगी। लेकिन एक टाइम के बाद जब यमराज का भैंसा दिख जाता है, उसके बाद ये रेगुलेटर बन जाते हैं और फटाफट से इधर उधर भागने लग जाते हैं। अगर इनको ठंडी लग रही है तो ये फटाफट जाकर सूरज की धूप में सेकने लग जाएंगे अपनी बॉडी को, और अगर इनको गर्मी लग रही है तो ये छांव में जाकर के बैठ जाएंगे, बिहेवियरल रिस्पॉन्स दिखाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के अपने आप को रेगुलेट कर लेंगे। यानी पार्शियल रेगुलेटर है, यानी काबिलियत तो है, ताकत तो है, पर आलसी बहुत है। जैसे तुम्हारी मम्मी कहती होंगी तुमको डिफेंड करने के लिए रिश्तेदारों के सामने कि हमारा बच्चा तो आइंस्टीन से भी ज्यादा आईक्यू लेकर बैठा हुआ है, सनी पाजी से भी ज्यादा आईक्यू है, 160 आईक्यू, तो इसको कुछ भी नहीं। मतलब ये तो भाई ग्रैंड मास्टर का चेस गेम देखकर ही समझ जाता है 2 चाल में कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पढ़ता ही नहीं है। तो तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए वो बात कही गई है बस, बाकी तुम्हें भी पता है सच्चाई क्या है ना। सेम पार्शियल रेगुलेटर कर तो सकता है, रेगुलेशन करता ही नहीं है। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, जिस दिन मरना होगा, मौत आएगी, उस दिन मर ही जाएगा। द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन, एलन रूल की ही बात हो रही है। पोलर रीजन में छोटे छोटे एनिमल क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि छोटे एनिमल्स में अगर आप देखें, छोटे एनिमल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। इनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, एंड हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो इफ सरफेस एरिया इज ज्यादा, हीट लॉस इज ज्यादा। छोटे ऑर्गेनिज्म है तो हीट बना रहे हैं कम, एनर्जी बना रहे हैं कम, और लॉस है ज्यादा। एक गुल्लक है छोटी सी जिसमें डाल रहे हो 5 का सिक्का और दिन का खर्चा है 50 रुपया, नहीं जी पाओगे।
एक दिन उधारी तुम्हें कंगाली की तरफ ले जाएगी, तो यहां पर इससे बढ़िया ऐसी जगह रहो ही मत, ठंड वाले इलाके में मत रहो। तो हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, एकदम सटीक बात है। स्मॉल एनिमल्स हैव स्मॉल सरफेस एरिया, है ना, कंपैरेटिवली इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली इनएक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है थर्मो रेगुलेशन, खूब एटीपी देनी पड़ती है, तभी दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं हम लोग, और 2 टाइम स्नैक्स अलग से, और 5 टाइम चाय अलग से। दे गेन हीट फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, बाहर ही ठंडी है तो हीट लॉस होगी ना, उल्टी लोगे कहां से, बाहर ही ठंडक है तो बाहर गर्मी चाहिए ना हीट लेने के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी नॉट टी टी। एन नॉट इज इक्वल टू एन वन नहीं होगा, एन वन इधर होना चाहिए, एन नॉट इधर होना चाहिए, तो हो जाएगा आर की पावर ई टी, तब भी नहीं होगा, ई की पावर आर टी होना चाहिए, तो ये तो गलत है। ये तो सीधा सीधा ही है आपका, है ना, ये तो सीधा सीधा ही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, अगर इसमें कुछ सही दिया हुआ होता तो, है ना, कुछ सही दिया होता तो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का इंटीग्रल फॉर्म dn बाई dt इक्वल टू rn, ये भी लिख सकते हो, है ना, ये आपका अच्छा फॉर्म है। अगर इसमें कैरिंग कैपेसिटी डाल दूं मैं, अगर इसमें कैरिंग कैपेसिटी डाल दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, dn बाई dt इज इक्वल टू आपका dn बाई dt इज इक्वल टू rn k माइनस एन बाय के। के क्या है भैया जी यहां पर, के क्या हो गया भैया जी, के हो गया यहां पर कैरिंग कैपेसिटी। नेचर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रखने की ही क्षमता है, नेचर में उतनी ही रिसोर्सेज है जिसमें 100 हाथी सरवाइव कर सके, तो 101 हाथी नहीं आ पाएंगे। अगर आपको 101वें हाथी को रखना है अपने पास, तो एक हाथी को मारना पड़ेगा, या फिर वो आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, कंपटीशन क्रिएट करेगा, तो अल्टीमेटली खाना तो 100 को ही मिलेगा, एक तो भूखा रहेगा कोई। द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस इज सीन व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, यानी यहां पर देखिए, यहां पर इनिशियली क्या होता है, यहां पर इनिशियली लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में, लॉजिकल ग्रोथ कर्व में पहले धीरे धीरे ग्रोथ होती है, इसे कहते हैं लैग फेज, फिर अचानक से ग्रोथ बढ़ जाती है, इसे कहते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, फिर आपका स्टैटिक हो जाती है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाते हैं हम। अगर नेचर कह रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग यहां नहीं रहेंगे, तो 1000 लोग होते ही बात खत्म हो जाती है, के ऊपर ग्राफ नहीं जाता, तो स्टैटिक हो जाता है ये, के आते ही, तो के आते ही क्या हो जाता है, एसिम्प्टोट आ जाता है, यानी पहले आपने धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट करी, लैग, फिर लॉग जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन, एकदम से एक्सेलरेटर दबा दिया, फिर यहां पे ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई यानी डिक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेटर छोड़ रहे हो उल्टा, डिक्सेलरेशन स्लो हो रहे हो, और यहाँ एसिम्प्टोट एकदम ही कबाड़ा हो गया, एकदम ही रुक गया सब कुछ। एसिम्प्टोट मतलब एकदम स्टैटिक हो गया है, गाड़ी पर ब्रेक लगा दी है, पहले बहुत जोर से रेस दी, फिर रेस कम करी, फिर गाड़ी में ब्रेक मार दी, तो अल्टीमेटली इट इज व्हाट, इट इज एसिम्प्टोट। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच, पैरासिटिज्म जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे के रिसोर्सेज को फायदा उठाता है, तो यहां पर ब्रूड पैरासिटिज्म है, यानी यहां पर बंटवारा हो रहा है किसका, ममता का, है ना। एक कोयल जो है कौवे के नेस्ट में जाकर के अपने अंडे रख देती है, और वो अंडे रिजेंबल करते हैं कौवे के खुद के अंडों से, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तो कौवा पहचान नहीं पाता कि भैया ये मेरे ही अंडे हैं या किसी और के, और वो सबको बराबर प्यार देता है। लेट्स से उसके खुद के 2 अंडे थे, एक ब्रूड पैरासाइट का अंडा हो गया, तो पहले 2 अंडों को 50-50% प्यार मिलने वाला था, अब 3 अंडे हो गए तो 33-33% प्यार मिल रहा है। हर खुद के बच्चे को 17% कम प्यार दे पाई एक मां, और यह ब्रूड पैरासाइट बहुत दुष्ट होता है, जैसे ही अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा, अपना बच्चा लेके बाहर निकल जाता है, और इतना दुष्ट होता है कई बार जो आपका होस्ट है उसके बच्चों के अंडों को लात मार देता है और उनकी जान चली जाती है, यानी अपना काम भी निकलवाया, अपना बच्चा भी पलवाया, अंडा भी हैच किया, दूसरे के अंडे भी तोड़ के मार के भाग गया, बहुत दुष्ट प्राणी है। पैरासिटिक बर्ड इंक्यूबेट द एग, इंक्यूबेट क्यों करेगा भैया, ये तो अपने अंडे छोड़ के जाता है, होस्ट इंक्यूबेट करता है, द होस्ट बर्ड लेज इट्स एग इन नेस्ट ऑफ पैरासिटिक बर्ड, नहीं भैया, पैरासाइट यहां पर होस्ट में घोंसले में एग देके जाता है। क्रो लेज इट्स एग इन द, कोयल का घोंसला, नहीं उल्टा होगा। एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड हैज इवॉल्व टू रिजेंबल विद द होस्ट एग, हाँ अगर पकड़ में आ जाएगा होस्ट को कि ये मेरा अंडा नहीं है, तो वो पहले ही लात मार के निकाल देगा।
दिक्कत है तो दोनों अंडे सेम दिखने चाहिए, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अंडे एक जैसे दिखते हैं। ओ भाई साहब, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरिस एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ बी? इसे कहते हैं सेक्सुअल डिसीज। सेक्सुअल डिसीट मतलब दुनिया की सबसे छोटी लव स्टोरी, सेक्स के नाम पे धोखा, बिकॉज किसी भी मेल को बहुत इजी होता है अट्रैक्ट करना इन द नेम ऑफ सेक्स। यहां पर क्या किया जाता है, ये जो ऑर्किड है ओफायरिस, इसके फूल का एक पेटल फीमेल जैसा दिखने लग जाता है, तो मेल भी उस पेटल की तरफ आकर्षित होता है और उसको लगता है कि ये सच में एक बी है, तो उसके साथ सूडो कॉपुलेशन करने लग जाता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि सच में फीमेल जो है उसके साथ वो इंटरकोर्स कर रहा है। लेकिन जब वो उस फूल पे बैठता है, उस पेटल के पास बैठता है, तो जो आपके स्टेमेंस होते हैं एक फूल के, वो अपने पॉलन झाड़ देते हैं मेल के ऊपर। अल्टीमेटली वो एक पॉलिनेटर के तौर पे काम कर रहा होता है यहां पर। और यहां पर भी कोई इवोल्यूशन बहुत मैटर करता है दोस्त। अगर उस फूल की पेटल फीमेल जैसी दिखना बंद हो जाए तो मेल अट्रैक्ट नहीं होगा। मेल अट्रैक्ट नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगी इस ऑर्किड की, तो ये ऑर्किड भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर इस ऑर्किड को इस धरती पे रहना है, अपने आप को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, तो इसको अपनी पेटल को सेम शेप का, सेम साइज का, सेम कलर का बनाना है जैसा कि मेल भी है, तभी वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। यही बात हमें यहां पर देखनी होती है। उत्तर आ जाता है ए।